ऐसा क्या आप करें कि जिससे आप कोर्ट में ये बता पाएं कि आपने दहेज की मांग नहीं की। क्या आपने कभी इस बात पर गौर फरमाया है कि हमारे समाज में ये जो उथल-पुथल हो रही है, कोई भी शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पा रही है, इसकी क्या वजह है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इन सभी समस्याओं को पैदा होने से पहले ही जड़ से काट दिया जाए, इसी के लिए मैं आप सभी के लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग की एक सीरीज चला रही हूँ। अब ये तो सभी को मालूम है कि ये दहेज कानून आए थे असल में उन प्रताड़ित महिलाओं को बचाने के लिए जिनके ऊपर सदियों से अत्याचार किए जा रहे थे और समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही नीचे गिरती चली जा रही थी। इन कुरीतियों से बचाने के लिए ही महिलाओं के बचाव के लिए आईपीसी की धारा 498 ए लागू की गई थी ताकि उन सभी पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। लेकिन आज के मौजूदा हालात में ये 498 ए की जो धारा है ये अपने आप में एक धारदार हथियार बन गई है, महिलाओं के हाथ में एक हथियार की तरह खड़ी हो गई है। और आप सभी ने ये महसूस भी किया होगा कि अगर आप आसपास देख रहे हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच रही है और लोग अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि शादी से पहले ही ऐसे कौन से उपाय कर लिए जाएं ताकि शादी के बाद ये समस्या आपके सामने आए ही ना? जी हाँ, आप सभी ने ठीक समझा। आज की सीरीज में मैं आपके साथ एक अगला उपाय लेकर के आई हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं फटाफट वीडियो की ओर। देखिए, आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब शादी फिक्स होती है तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो लड़की पक्ष है या वो लड़का पक्ष है, दोनों ही पक्ष बहुत ही खुश होते हैं और उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सारे सपने, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारी खरीदारियां करनी पड़ती हैं। एक पक्ष मान लीजिए दिल्ली में रहता है, लड़का दिल्ली में रहता है और लड़की चंडीगढ़ में रहती है। आप सभी को मालूम ही है कि दिल्ली का जो सदर बाजार है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और ज्यादातर लोग बाहर से आकर यहाँ पर खरीदारियां किया करते हैं। अब आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, लड़की चंडीगढ़ में रहती है और लड़की के परिवार पक्ष ने फोन करके लड़के का जो परिवार यहाँ दिल्ली में रहता है उसको ये कहा कि आप सो एंड सो चीजें सदर बाजार में जाएंगे और प्लीज ये आप हमारे लिए खरीद दीजिए क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि हम बार बार छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए यहाँ पर आ पाए। अब माहौल क्योंकि बहुत ही प्यारा है, सबकी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो इस तरह की चीजें बहुत ही स्वाभाविक होती हैं। अब देखिए होता क्या है कि लड़की ने अपने लिए कोई लहंगा पसंद किया, उसने कोई कैटलॉग देखा या उसने कहीं पर भी एक चीज़ देखी और उसको कोई भी एक लहंगा पसंद आ गया तो उसने लड़के पक्ष को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ सदर बाजार में जाकर के और इस तरह का मिलता जुलता कोई एक लहंगा हमारे लिए खरीद दीजिए। अब होता क्या है, खुशी खुशी लड़का भी और उनकी माताजी भी दोनों लोग सदर बाजार पहुंचते हैं क्योंकि लड़के के मन में कहीं ना कहीं ये कलियां फूट रही थी कि देखिए अब वीडियो कॉल से बात होगी और उधर मेरी होने वाली बीवी होगी जो वीडियो पर आकर के मुझे बताएगी जब मैं उनको लहंगा दिखाऊंगा कि देखिए ये अच्छा है या ये अच्छा है और फिर हमारी थोड़ी सी प्यार भरी नज़रों से भी हम एक दूसरे को निहार लेंगे। इसी तरह से सासू माँ के मन में भी कोपले फूटती हैं और वो देखती हैं और वो ये सोचती हैं कि कितना अच्छा होगा कि मेरी पसंद से मेरी बहू रानी वस्त्र पहनेगी, ये लहंगा मेरी इच्छा से या मेरी पसंद का पहनेंगी। वीडियो कॉल होगी, हम एक दूसरे को देखेंगे और बातचीत करेंगे। अब होने वाला दामाद भी और होने वाली सास भी दोनों सदर बाजार पहुंच गए। वहां पर उन्होंने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल करके लड़की को दिखाया, देखिए आपको ये अच्छा लग रहा है, देखिए ये आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिए ऐसे पहनने में ऐसा अच्छा लगेगा या वट ड्रेसेस एंड ऑल उन्होंने दिखा दी और कुछ चीज़ें फाइनल हो गई। अब यहाँ पर जो बिल बना
फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 2.5 लाख के वस्त्र उन्होंने पसंद कर लिए, लड़की ने फ़ोन पे ओके कर दिया और उसके होने वाले पति और उसकी जो सासू माँ है वो वहाँ पर वस्त्रों को उन्होंने पैक करवा लिया। तो वहाँ से लड़की ने ये कहा कि मम्मी जी अभी आप रुकिएगा, आप प्लीज़ पेमेंट मत कीजिएगा, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रही हूँ दुकानदार के पास डायरेक्टली। और हो सकता है कि ऐसी कुछ बात हो जाए कि दुकानदार तक पैसा किसी वजह से ना पहुंच पाए और ऐसे में वो ये कहे हस्बैंड को, अपने होने वाले हस्बैंड को, कि आप अपना एक बार फ़ोन नंबर या अकाउंट नंबर दीजिए तो मैं आपके अकाउंट में करवाने की कोशिश करती हूँ। और बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपके अकाउंट में वो 2.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है। खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है, लड़की अपने घर से विदा होकर के ससुराल में पहुंच जाती है। बहुत हंसी खुशी सब कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन किसी वजह से उनके बीच में मनमुटाव हो गया और उस मनमुटाव के चलते लड़की नाराज़ होकर के अपने मायके में चली गई और वहाँ से आपके पास उन्होंने एक प्रेम पत्र भेज दिया। उस प्रेम पत्र में पहली लाइन जो लिखी गई थी वो यही लिखी गई थी कि उनके पति और ससुराल पक्ष के बाकी सदस्यों ने मिलकर के उनसे दहेज की बार बार मांग की और मांग पूरा होने ना होने पर उनको प्रताड़ना दी गई, मारपीट की गई, उल जलूल उल्टा सीधा कहा गया, गाली गलौज हुई और मारा गया। और इसके लिए बकायदा कई एमएलसी भी वो लगा देती हैं। और यहाँ पर प्रूफ के तौर पर जब वो सोचती हैं, अपने घर में बैठ देखती हैं कि किस किस तरह से हम दिखा सकते हैं कि किस किस जगह से पैसे आपके पास आते हुए दिखाए जाएं, तो जब वो बैंक में पासबुक अपनी अलट पलट कर रही थी तो उनको वो एंट्री नज़र आ जाती है, 2.5 लाख रुपया फला फला डेट को उनके अकाउंट से या उनके पिताजी के अकाउंट से आप पति के अकाउंट में आया। मज़ा आ गया, उनको एक प्रूफ मिल गया और उन्होंने वो प्रिंट आउट लिया और कोर्ट के अंदर लगा दिया अपनी एप्लीकेशन के साथ। ये देखिए 2.5 लाख तो मेरे पति ने यानी कि आपने शादी से पहले ही ट्रांसफ़र कर लिए थे। और इस तरह के न जाने कितने सारे ट्रांसफर्स थे, न जाने कितनी कैश ट्रांजैक्शंस थी कि कैश आप लोगों ने मांगा और इस तरह से आपने उसको दहेज की मांग पूरी न होने के लिए सताया और प्रताड़ित किया। तो आप फंस गए। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि वो जो शॉपिंग थी वो आपकी तरफ से उनके लिए नहीं थी, बल्कि वो अपने लिए खुद जो वस्त्र खरीदना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने जो आपको कैश ट्रांसफ़र किया था उसको ही उन्होंने आपकी तरफ से दहेज डिमांड दिखाते हुए यूज़ कर लिया। जी हाँ, अगर आपने अपनी पत्नी के इस हथियार से बचना है तो आप सभी ने बिल्कुल ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस आपके बीच में ना हो, ना तो आपकी पत्नी के अकाउंट से या उसकी किसी भी रिश्तेदार या किसी भी सगे संबंधी के अकाउंट से आपके या आपके परिवार में कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी बात है कि शादी फिक्स हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये सावधानियां तो आपको बरतनी ही होंगी, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप कब फंस सकते हो। और ये सोच लेना कि मेरा तो बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है या कि मेरे संबंध तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। ईश्वर ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ की सावधानी ज़रूर बरत लेनी होगी। तो ये था आपके लिए चौथा उपाय, किसी भी तरह की ट्रांसफर्स नहीं करनी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से सावधानी पूर्वक उपाय आपको ले लेने चाहिए शादी से पहले ही, ताकि इस तरह की किसी भी परेशानी से आप समय आने पर अपने आप को बचा सको। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।